हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे और एक सैम्पल पेपर करेंगे साइंस का, दैट इज सैम्पल पेपर नंबर 6 हम करेंगे, जो CBSE 10th बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा फॉर 2021 सेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें यहाँ पे दिया है, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y, z आर 3, 11 and 17 respectively. State giving region which 2 elements will show similar chemical property. तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको दिया है, आपके पास 3 एलिमेंट है x, y, z करके, और जिनकी एटॉमिक नंबर है 3, 11 and 17। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 x, y और z 3 एलिमेंट है आपके पास, 3, 11 और 17। ये है इनका एटॉमिक नंबर। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। ठीक है, सो अब जो x एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसकी, 2 and 1। y का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 1, और 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 7। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 7 है। और हम पीरियोडिक टेबल में हमने ये देखा था कि एक ग्रुप में एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। तो ये जो दो एलिमेंट्स जो होंगे, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बढ़ते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। Why do producers always occupy the first trophic level on every food chain? Why do producers always occupy the first trophic level on every food chain? तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो प्रोड्यूसर होता है मीन्स योर ग्रीन प्लांट, ये हमेशा फूड चेन में सबसे पहले आता है। आपका फूड चेन चाहे कौन सा भी हो जाएगा, तो फूड चेन में सबसे पहले आपका ग्रीन प्लांट आता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, एक्सेप्ट द प्लांट, और कोई नहीं है जो फोटोसिंथेसिस कर पाए, एक्सेप्ट द ग्रीन प्लांट, और ऐसा दूसरा कोई नहीं है जो फोटोसिंथेसिस कर पाए। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, सनलाइट से जो भी एनर्जी आती है, उस एनर्जी को जो ग्रीन प्लांट होता है
जो आपका जो ग्रीन प्लांट होता है ये इसे फूड में बदल देता है और जिसे एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एनिमल कंज्यूम करते हैं, तो ये जो है इसे एनिमल क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हम तो डायरेक्टली सनलाइट को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे ना, हम तो डायरेक्टली सनलाइट को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो जिसके चलते हमें फूड के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा और जो फूड है वो हमें प्लांट से मिलता है और प्लांट ही है जो सनलाइट को एनर्जी में बदलता है। सो दैट्स व्हाई ग्रीन प्लांट ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट टॉपिक लेबल। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ लिटमस इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आपने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डाला तो उसके कलर में क्या चेंजेस आएंगे, यही आपसे पूछा है। ठीक है, आपसे यही पूछा है। आपने सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में लिटमस को डाला तो इसके कलर में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक्वियस सॉल्यूशन है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये एक बेस है, और जो लिटमस होता है, लिटमस ये बेस में अपना कलर ब्लू और एसिड में इसका कलर रेड होता है। तो हमारे पास यहाँ बेस है तो इसका जो कलर हो जाएगा, लिटमस का जो कलर हो जाएगा वो ब्लू कलर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेम ए सॉल्ट which does not contain water of crystallization। वो कौन सा सॉल्ट है जिसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, वो कौन सा सॉल्ट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर अभी देखिए, मैंने कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट लिखा, इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसे ही हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी जैसे आयरन सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो इस पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करूं तो इसमें आधा वाटर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं जिप्सम की बात करूं, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसने पूछा है वो कौन सा सॉल्ट है उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। अगर मैं अभी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर मैं हीट कर दूंगा तो मुझे कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल ये वेपर में बदल जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट आप देख रहे हो इसमें क्या होगा, इसमें कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होगा। आयरन सल्फेट के साथ 7 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। अगर इसे मैं हीट कर दूंगा तो मुझे आयरन सल्फेट और 7 वाटर मॉलिक्यूल ये वेपर में बदल जाएंगे तो मुझे आयरन सल्फेट मिलेगा, इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
व्हाई इज फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन? पॉलिनेशन के बिना फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा? पॉलिनेशन के बिना फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अभी मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, मान लीजिए ये एक प्लांट, और यहाँ पे ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। सो अब मान लीजिए ये कोई मेल प्लांट है और ये कोई फीमेल प्लांट है। जो मेल प्लांट होगा ये पोलन ग्रेन बनाएगा, पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमेट, और जो फीमेल प्लांट है ये बनाएगा आपका एग बनाएगा जो कि फीमेल गैमेट होता है। फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब ये पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे आएगा तब पॉलिनेशन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आपका पोलन ग्रेन एग के साथ जब कंबाइन करेगा तब जाके जाइगोट बनेगा, और इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा कब? जब ये पोलन ग्रेन इस तरफ आके यहाँ पे गिरेगा। ये जो पार्ट है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जब ये पोलन ग्रेन आके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टिग्मा के ऊपर जब गिरेगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन तो चाहिए ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो बिना पॉलिनेशन के, बिना ट्रांसफर हुए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब जाइगोट नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। Which of the following reactions is an endothermic reaction? इनमें से वो कौन सा रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक होता है? एंडोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन के लिए आपको हीट चाहिए होगा, जिस रिएक्शन के लिए आपको हीट चाहिए होगा, वो कौन सा रिएक्शन है जिसके लिए आपको हीट चाहिए होगा? ठीक है, तो पहले दिया है बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल जलता है तो इससे हमें हीट मिलता है, हीट रिलीज होता है, इससे हीट रिलीज होता है, तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। डीकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। डीकम्पोजिशन के लिए ये हीट बिल्कुल की नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। डीकम्पोजिशन ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम। यहाँ पे आपको हीट चाहिए होता है, ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए रिएक्शन को करके हम देख लेते हैं ताकि और भी समझ में आ जाएगा ध्यान से। तो कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास CaCO3। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये हमें बना के देगा कैल्शियम ऑक्साइड और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हीट हम नहीं देंगे तो ये प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। Which of the following statement is not correct? नॉट करेक्ट का मतलब होता है रॉन्ग। तो यहाँ पे सवाल में आपसे पूछा है, 4 स्टेटमेंट दिया है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये सिंपली आपसे पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटल कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको देगा सॉल्ट, वाटर और एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और आपको देगा सॉल्ट एंड एसिड देगा, सॉल्ट एंड एसिड देगा। ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, ऐसा कुछ भी रिएक्शन ऐसा नहीं होता। ये ऐसे होता अगर मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड ये आपको देगा सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है और एसिड के साथ जब भी बेस रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और आपको मिल गया सॉल्ट में NaCl और उसके साथ वाटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट था ये बिल्कुल ही गलत था, ठीक है। और बाकी जो 2 ऑप्शन दिया है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड। जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है तो वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा, आपको एसिड देगा। और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। हम जानते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर ही होते हैं। तो सारे ऑप्शंस हमारे सही हैं सिवाय ऑप्शन नंबर बी के, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ें। फिगर shows a ray of light as it travels from medium A to medium B। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया है, कोई लाइट है जो मीडियम A से मीडियम B में व मीडियम B को जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम B रिलेटिव टू मीडियम A इज व्हाट। और हमें मीडियम B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो हम जानते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, दैट इज साइन I अपॉन साइन R इज कांस्टेंट। साइन I अपॉन साइन R कांस्टेंट, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन, तो ये हो गया हमारा मीडियम A, ये मीडियम B। तो साइन I की वैल्यू कितनी होगी, जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये हो गया आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ये जो एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री अपॉन में दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका नॉर्मल है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन देख रहे हो दिस इज जो नॉर्मल, और ये जो लाइट रे जा रही है दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के बीच ये जो एंगल बन रहेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसकी वैल्यू साइन 45 डिग्री है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √2/2,
डिवाइड में साइन 45 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √2 अपॉन में √3। ये हो जाएगा आपका √2 अपॉन में √3। तो दिस इज योर आंसर।